नमस्कार। आज का विषय है स्वामी विवेकानंद के 9 अनमोल वचन। वैसे तो उन्होंने शब्दों की पूरी श्रृंखला है, कई घंटे बीत जाएंगे स्वामी विवेकानंद के कहे हुए शब्दों पे विचार विमर्श करते हुए, लेकिन मुख्य रूप से 9 वचन जो हैं ये आवश्यक हैं। कई जगह आपको लिखे हुए मिलेंगे, कई जगह लिखे हुए मिलने के बाद में भी आपको ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उसके पीछे एक जानकारी है और जानकारी इतिहास में वर्णित है। उस जानकारी के ऊपर भी हम बात करेंगे, क्यों ऐसा क्यों कहा गया और उनका अर्थ क्यों ऐसा निकला। आइए उस पर हम बात करते हैं, जिससे हम यह जान सकें कि स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य जो कि भारतीय समाज के हैं, सनातनी हैं, उनको जागृत करने के लिए क्या क्या सोचा और क्या क्या किया। ये देखिए, स्वामी विवेकानंद के 9 अनमोल वचन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में 12 जनवरी को हुआ था। उन्होंने अपनी देह त्यागी थी 1902 में। वे भारतीय थे। एक नाम आता है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का। ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा स्वामी विवेकानंद क्यों भारतीय दर्शन को घर घर में प्रचारित करने के लिए आतुर होते थे। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इनका जन्म 1800 में 25 अक्टूबर में हुआ था। इन्होंने अपनी देह 1859 में 28 दिसंबर को त्यागी। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब आप थोड़ी जानकारी लीजिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे इसका हिंदी में भी रूपांतरण है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जो है काउंसिल ऑफ इंडिया का लेजिस्लेटिव एक्ट था। 1835 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि गवर्नर जनरल भारत के अंदर थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उस समय 1834 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारत आते हैं। हाँ जी, ये वही मैकाले हैं जो मैकाले शिक्षा पद्धति भारत में लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैकाले शिक्षा पद्धति भारत के लिए बेहद आवश्यक थी। भारत का विकास इसी के ऊपर हुआ है। कई लोग ऐसी बात करते हैं, हम किसी का विरोध करते नहीं, हम केवल तथ्यों पर आधारित बात करते हैं। लेकिन उनका ये जो पत्र मैकाले ने इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर दिया, जो कि रिटर्न में है, उसकी प्रतिलिपि मौजूद है, उसको वो पढ़ेंगे तो उनको भी पता चलेगा उनके विचार भारतीय दर्शन के प्रति कैसे थे। जो मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन जो फरवरी 1835 में दिया गया, उसका अंग्रेजी रूप में तो ये है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसका हिंदी में आपको बताता हूँ, दोनों चीज़ें बोलूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। Was primarily responsible for the introduction of Western institutional education to India. He said in letter, I have no knowledge of Sanskrit, but I have done what I could to form a correct estimate of their value. I have read translations of the most celebrated Sanskrit works. I have conversed both here and at home with men distinguished by their proficiency in the Eastern tongues. I am quite ready to take the Oriental learning at the valuation of the Orientalists themselves. I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India. अभी आप इसका हिंदी में देखेंगे, जो लोग अंग्रेजी समझते हैं उनके तो समझ में आ गया होगा, वरना जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं अभी हिंदी में देखेंगे तो आप सुनिएगा। It will hardly be disputed, I suppose, that the department of literature in which the Eastern writers stand highest is poetry. केवल पोइट्री ही कर सकते हैं संस्कृत में, और इसके अलावा और कुछ लिखा हुआ नहीं है भारत में। And I certainly never met with any Orientalist who ventured to maintain that the Sanskrit poetry could be compared to that of great European nations. But when we pass from works of imagination to works in which facts are recorded and general principles investigated, the superiority of the European becomes absolute, immeasurable. It is, I believe, no exaggeration to say that all the historical information which has been collected from all the books written in the Sanskrit language is less
valuable than what may be found in the most paltry abridgment used at pre-preparatory schools in England. Pre-preparatory schools मतलब प्राथमिक विद्यालय। ये उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। इसका अब आप हिंदी में अनुवाद सुनिए, जिसकी वजह से स्वामी विवेकानंद भारत में घूम घूम कर, देश विदेश में घूम घूम करके सनातन का प्रचार करते थे और कहते थे कि सनातन और सनातन की संस्कृत भाषा मानव समाज को एक अमूल्य बहुमूल्य धरोहर है, दैवीय धरोहर है। मैकाले ने जो अंग्रेजी में लिखा उसका हिंदी रूपांतर ये है। आपको मैं बता दूं, इसमें से कुछ हटाया ही होगा, जोड़ा कुछ नहीं है। मुझे संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है, लॉर्ड मैकाले लिख रहे हैं, लेकिन मैंने उनके मूल्य का सही अनुमान लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। मैंने सबसे प्रसिद्ध संस्कृत कार्यों के अनुवाद पढ़े हैं। मैंने यहाँ और घर मतलब उनके इंग्लैंड में, दोनों जगह पूर्वी भाषाओं में प्रवीणता के कारण प्रतिष्ठित जो भी बहुत उसके एजुकेशनिस्ट थे लोगों से बातचीत की है। मैं स्वयं प्राच्य विधियों के मूल्यांकन कर प्राच्य शिक्षा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिला जो इस बात से इनकार कर सके कि भारत के संपूर्ण देशी साहित्य एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ के बराबर है। ये आप देख रहे हैं, मैकाले जो लिखते हैं उसका हिंदी में अर्थ ये है, मुझे उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिला जो इस बात से इनकार कर सके कि भारत के संपूर्ण देशी साहित्य एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ के बराबर है। किसी भी पुस्तकालय लाइब्रेरी में एक शेल्फ में कितनी किताबें होंगी? 25, 30, 50। उस किताब के बराबर भारत के जितने भी साहित्य हैं, कौन कौन से? महाभारत, रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, तुलसीदास रचित रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, ये सब साहित्य ही तो है। अभी तो मैं जितने नाम गिनाए, इससे 2000 नाम गिनाऊं तो भी 1/3 भी नहीं होगा, पता ही नहीं कितने हैं। वे सारे साहित्य उन 25 पुस्तकों के बराबर, 50 पुस्तकों के बराबर भी नहीं माने जा सकते जो कि यूरोपियन लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। ऐसा मैकाले ने लिखा है और इस बात से कोई इनकार करने वाला भारतीय विद्वान या उनको मिला भी नहीं है। ये सच है या झूठ है ये तो अब दुनिया में रहे नहीं, लेकिन इसके आधार पर स्वामी विवेकानंद ने 9 अनमोल वचन बोले हैं। हमें मैकाले से कोई विरोध नहीं है, जब वो आदमी व्यक्ति है ही नहीं इस विश्व में, तो विरोध करके दीवार पे सिर मारने वाली बराबर है। हमारा जानकारी ये है, जो हम जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विवेकानंद ने 9 अनमोल वचन बोले, जो इसके आगे आएंगे, जो अभी आप पढ़ेंगे इसी वीडियो में, वो किस आधार पर बोले, आखिर उनको ऐसा बुरा क्यों लगा कि उनको ऐसी बातें बोलनी पड़ी। मैकाले आगे लिखते हैं, जो ऊपर आपने अंग्रेजी में पढ़ा उसी का हिंदी अनुवाद है। मेरा मानना है कि इसमें शायद ही कोई विवाद होगा कि साहित्य का वह विभाग जिसमें पूर्वी लेखक सर्वोच्च स्थान पर है, कविता है। बस वे केवल कविता करना जानते हैं, ठीक है। और मैं निश्चित रूप से कभी किसी प्राच्य विद्या से नहीं मिला जिसने यह कहने का साहस किया हो कि संस्कृत कविता की तुलना महान यूरोपीय देशों की कविता से की जा सकती है। मतलब संस्कृत कविता की तुलना महान यूरोपीय देश, अंग्रेजी, फ्रेंच, डच पीपल, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, इनसे कहीं नहीं हो सकती है। इतनी गिरी हुई संस्कृत कविता है। देखिए आप क्या लिखते हैं वो। लेकिन जब हम कल्पना के कार्यों से ऐसे कार्यों की ओर बढ़ते हैं, मतलब काल्पनिक हैं सारे संस्कृत के कार्य, ऐसे कार्यों की ओर बढ़ते हैं जिनमें तथ्य दर्ज किए जाते हैं और सामान्य सिद्धांतों की जांच की जाती है, तो यूरोपीय लोगों की श्रेष्ठता बिल्कुल अथाह हो जाती है। मतलब जब आप तुलना करेंगे तो यूरोपीय लोग इतने श्रेष्ठ हैं कि भारतीय लोग कहीं पर उसके सामने लगते ही नहीं है। ऐसा लॉर्ड मैकाले बोलते हैं। उनको लॉर्ड कहा गया है तो मैं लॉर्ड कह के ही संबोधित करूंगा। हम किसी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संस्कृत भाषा में लिखी गई सभी पुस्तकों से जो भी ऐतिहासिक जानकारी एकत्रित की गई है, वह इंग्लैंड के प्रारंभिक विद्यालयों में उपयोग किए जाने वाले सबसे तुच्छ, सबसे तुच्छ का मतलब गिरा हुआ,
संक्षिप्तीकरणों में पाए जाने वाली जानकारी से भी कम मूल्यवान है। मतलब जो भी चीज़ें संस्कृत में लिखी गई हैं मोटे तौर पे, वो इंग्लैंड में जो प्राइमरी स्कूल के अंदर गंदे से गंदा भी पढ़ा दिया जाए उससे भी कम है, ये लॉर्ड मैकाले ने कहा। और इसीलिए मैकाले विचार पद्धति भारत में आज़ादी से लेकर के 1997 तक बहुत विकास पर थी। सब लोग उसी के गुण गाते थे। भौतिक या नैतिक दर्शन की प्रत्येक शाखा में दोनों देशों की सापेक्ष स्थिति लगभग समान है। क्यों? क्योंकि नैतिक दर्शन आ गया। नैतिक दर्शन में अपने आप को वे भारत के बराबर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि नैतिक दर्शन के अंदर तो आपको दर्शन शास्त्र और किसी भाषा में मिलेंगे ही नहीं, जो भी मिलेंगे संस्कृत में ही मिलेंगे। दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है कि उपनिषद में तो सारी व्याख्या ही प्रश्नों पे की गई है। उपनिषद में है क्या? प्रश्न, उसके बाद प्रश्न, उसके बाद प्रश्न, उसके बाद प्रश्न और प्रश्न ही प्रश्न। अर्थात समझाने की प्रयास किया गया है कि उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण केवल प्रश्न है। किसी घटना का घटित होना महत्वपूर्ण नहीं है, किसी घटना का परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, किसी चीज़ का हो जाना, होते जाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कारण महत्वपूर्ण है। कि अगर कारण पता चल गया तो हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ दोबारा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छी है तो बार बार होनी चाहिए, तो उसका कारण क्या है, तो वही कारण करो कि वह अच्छा बार बार हो। और गलत है तो उसका भी कारण खोजो तो दोबारा ना हो। तो प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। यानी कि भारतीय समाज में संस्कृत भाषा में प्रश्न को ही प्राथमिकता दी गई है कि प्रश्न होगा तब तो उसका उत्तर मिलेगा। अगर प्रश्न ही नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान का अर्थ प्रश्न है। उत्तर तो तब बनेगा जब प्रश्न होगा, उत्तर से तो प्रश्न बनने वाला नहीं है। इसलिए इन्होंने ये लिखा कि नैतिक दर्शन की प्रत्येक शाखा में, नैतिक दर्शन की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें प्रत्येक शाखा में भारतीय समाज और यूरोपीय समाज लगभग बराबर, ये कह रहे हैं, जबकि कोई तुलना हो ही नहीं सकती। इसलिए स्कूली शिक्षा के छठे वर्ष से जो शिक्षा है यूरोपीय शिक्षा में होनी चाहिए, जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इससे अंग्रेजीकृत भारतीयों का एक वर्ग तैयार होगा। ये उन्होंने लिखा है, एंग्लो इंडियन होगा। अंग्रेजीकृत भारतीयों का एक वर्ग तैयार होगा, मतलब कि भारतीय अंग्रेजीकृत भारतीय हो जाए, जो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच सांस्कृतिक मध्यस्थता के रूप में काम करेगा। कोई भी काम होता है उसका निष्कर्ष होता है, जिससे भारतीय हमारी संस्कृति के प्रति आसानी से आकर्षित हो पाएंगे एवं हम उनको अपना जैसा बनाने का प्रलोभन देकर यूरोपीय समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकेंगे, उन पर ज़्यादा समय तक राज्य कर सकेंगे। ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष भारतीयों द्वारा निकाला गया है। इसके ऊपर की जितनी भी लाइन है, निष्कर्ष से ऊपर की लाइन जितनी भी हैं, वो रिटर्न में मैकाले के द्वारा लिखी गई हैं। उस लिखने की वजह से क्या हुआ, 1835 से, अब आप देखिए, आपने देखा होगा तो आपने स्वामी विवेकानंद का जन्म ही 1863 में हुआ है। लेकिन ये जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में जब इंग्लिश लागू कर दी गई 1934 के बाद, 1834 के बाद 1835 से, तो हर प्राइमरी स्कूल 5वीं के बाद 6ठी से अंग्रेजी पढ़ी जाने लगी, तो वही पढ़ी जाने लगा जो वे पढ़ाना चाहते थे। अर्थात सभी कलम की जो नींव थी वो सोने की बना दी गई, जो कोई ले ना पाए। इसलिए वो जो लिखे वही पढ़े, तो सोने की नींव वाला पेन कोई ले नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य है, ये शब्दों का खेल है ये। तो उससे क्या होगा, जो आप लिखेंगे वही सब पढ़ेंगे। आप कह देंगे कि सूरज बर्फ़ का गोला है तो सब बर्फ़ का गोला मानेंगे। आप कह देंगे रात कभी होती नहीं है, क्यों? क्योंकि लिखना आप ही जानेंगे, आप ही के पास सोने का पेन है, सोने की नींव है, एक आम आदमी ले नहीं पाएगा। आप कह देंगे कि रात कभी होती नहीं है, आप लोगों का दिमाग थक जाता है इसलिए उसको अंधेरा दिखता है, तो 50 साल बाद, 100 साल बाद आप उसको मानेंगे। तो जब कोई चीज़ थोपनी होती है तो उसकी शिक्षा पद्धति को इतनी तरह से क्रश कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है कि वह स्वयं के पैर पे खड़ी ना हो पाए, अंग्रेजियत आ जाए, व्यक्ति संस्कृत से दूर भागने लगे कि ये तो छिला हुआ सर और चोटी रखने वालों की भाषा है, संभ्रांत भाषा नहीं है। उस वजह से क्या होगा, व्यक्ति उससे दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो दूसरे जैसा बनना चाहेगा। व्यक्ति अपने भाई जैसा नहीं बन सकता, दूसरे जैसा कैसे बनेगा? जो व्यक्ति स्वयं है वैसा ही रहेगा। इस प्रकार से जब विवेकानंद बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि भारतीय समाज के अंदर मूल दर्शन गायब होकर के पाश्चात्य दर्शन आ रहा है,
और पाश्चात्य दर्शन इस प्रकार नहीं है जो कि भारतीय समाज को भारतीयता के साथ में जोड़े रखे। इसलिए बहुत आवश्यक है भारतीयों को जगाया जाए, विश्व को बताया जाए कि भारतीय समाज ही है जिसने सबसे पहले खेती करना, कपड़े बुनना, औषधि बनाना, इन सब को शुरू किया। ये वही समाज है जिसने मिठाई बनाना शुरू किया, पकवान बनाना शुरू किया, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया। इन सब चीज़ों को आप भूलते जा रहे हैं और दूसरे की सभ्यता को आप रमणीय समझ करके उसमें रमते जा रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए जितना भी कहा उसमें से 9 शब्द इस आधार पर छांटे गए हैं। इसीलिए मैंने आपका इतना समय लिया, वरना मैं सीधे सीधे आपको 9 शब्द बता भी सकता था कि ये 9 प्रीशियस शब्द हैं जो उन्होंने कहे हैं। आपको पसंद आता है तो याद रखिए, नहीं पसंद आता है तो किनारे कीजिए। लेकिन इस आधार के ऊपर जब भारतीयों की दशा ऐसी होने लग गई, तब स्वामी विवेकानंद ने चिंतन किया। चिंतन करके और उन्होंने पूरे भारत में घूम करके, देश विदेश में घूम करके वे 9 शब्द दिए हैं। वे सुनना है, मैं सुना रहा हूँ, मानना नहीं मानना सुनने वाले के ऊपर है, उस पर विचार किया जाए ना किया जाए। पहला, उठो, जागो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। लक्ष्य प्राप्त करो मतलब उठो जागो, मतलब आप किसी दूसरी सभ्यता के सपने में खोए हुए हो, वहाँ से उठ जाओ। वह सभ्यता आपकी सभ्यता नहीं है। जाग जाओ। आप जागने का मतलब है पता चलना। जाग जाओ, आपको पता चल जाए कि आपका सानिध्य भारतीय सभ्यता के साथ है और आपका लक्ष्य विचारवान, तेजशील बनना है। विश्व के अंदर अपने नाम से पहचाना जाना है, आपकी सभ्यता के नाम से आपको पहचाना जाना है। उस लक्ष्य की प्राप्ति करो, ये पहला है। दूसरा है, अपने मन की शक्ति का उपयोग करो। आप ऐसा ना मानो कि आपके जितने विद्वान हुए हैं, आपके जितने ग्रंथ हैं, जो आपके भाषाविद हुए हैं, जो ज्ञान आपको दिया गया है, वह सारा का सारा बाहर से आया है। जो बाहर से आया है उसमें से 90% आपके यहाँ से ही गया है। आप ऐसा ना मानो कि आप किसी भी तरह से हीन हो। आप अपने मन की शक्ति का उपयोग करो और ऐसा ना मानो कि जो बड़े काम, अच्छे काम यूरोपियन समाज ही करेगा, आप केवल उसको इस्तेमाल करने के लिए पैदा हुए हो। आपके मन में इतनी शक्ति है कि आप चाहें तो वे लोग आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। आवश्यकता है आपको अपने मूल को पहचानने की कि आपकी जड़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं। तो दूसरा उस चीज़ को संप्रेषित करता है, इंगित करता है और आपको इंगित करके उसके साथ जोड़ने का प्रयास करता है। तीसरा है, आपके विचार आपके दर्शनों को बनाते हैं। आप कैसे हो? आप अगर ऐसा विचार रखते हो कि हम इसीलिए गुलाम हैं, क्योंकि उस समय भारत, ये 1947 से पहले की बात है, 1902 के अंदर तो विवेकानंद जी ने शरीर ही छोड़ दिया था, स्थूल शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में आ गए थे। उस समय भारत गुलाम परिस्थिति में था, तो लोगों को ऐसा था कि हम हैं तभी हम गुलाम होते चले आए हैं। तो आप अपने विचारों को ऐसा करो जिससे कि आपके दर्शन सुलभ और सुदृढ़ हो सके। सुलभ इसलिए होना चाहिए कि आसपास आप अपनी भाषा को फैला सको, अपनी बात को बता सको, लोगों को समझा सको। और सुदृढ़ इसलिए होने चाहिए कि किसी के लालच में या किसी भी पीड़ा में जाकर के आप पीछे ना हटो। सफलता के लिए आवश्यक है आस्था, आत्मविश्वास और समर्पण। आस्था आप रखिए अपने संस्कृति में और आत्मविश्वास के साथ में उस आस्था को पूरा कीजिए और समर्पित हो जाइए अपने लक्ष्य की ओर। इसको आज कुछ विद्यार्थी पढ़ाई से ले लेते हैं, वो भी अच्छा है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उससे ले लेते हैं, वो भी अच्छा है। अगर कहीं भी सकारात्मक रूप में कोई चीज़ इस्तेमाल होती है, वो चाहे फिर कोई भी हो, वो अच्छे से तो अच्छा ही निकल के आता है, बुरा कभी निकल के नहीं आता है। आप जो बनना चाहते हैं वही बनिए। किसी भी तरह से आपके ऊपर दूसरा प्रलोभन नहीं आना चाहिए। प्रलोभन तब आता है जब आप आकर्षित होते हैं किसी भी वस्तु के प्रति। अगर आप पाश्चात्य संस्कृति के पीछे आकर्षित होंगे तो आप उससे लाभान्वित होना चाहेंगे, और जब लाभान्वित होना चाहेंगे तो आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आए। हमेशा ध्यान रखिए, लाभ कभी भी नहीं आता है, हमेशा सेल एंड परचेज होती है। आप कुछ दे करके ही कुछ पाते हैं। लेकिन संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे दे करके, सभ्यता ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे दे करके कोई दूसरी सभ्यता या संस्कृति पाया जाए। कमियां सब जगह होती हैं, हाँ, कमियों को दूर किया जा सकता है,
लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति या सभ्यता के मूल्य के ऊपर कोई दूसरी संस्कृति या सभ्यता पाते हैं तो वह व्यापारिक दृष्टि से भी हानि है और सामाजिक दृष्टि से भी हानि है। और वैचारिक दृष्टि से तो हानि उसी समय हो गई जब आपने ऐसा सोच लिया। सच्चे प्रेम की शक्ति को समझिए। प्रेम अर्थात समर्पण, प्रेम अर्थात त्याग, प्रेम अर्थात पीड़ित हो जाना। जिससे आप प्रेम करेंगे उसको सुख देने के लिए स्वयं पीड़ित हो जाएंगे। माँ बालक से प्रेम करती है, माँ अपनी संतान से प्रेम करती है, इसलिए सर्दी के महीने के अंदर भी, शीत ऋतु में भी बच्चे को सूखे में सुला करके खुद गीले में उसके गीले में सो जाती है। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ प्रेम ही होता है, इसके लिए कोई दूसरी भाषा में शब्द बना ही नहीं है। अपने आप को समर्पित करें। समर्पित का अर्थ होता है कि जितनी ऊर्जा आपके पास में है वह ऊर्जा को फैलने ना दें। कहा जाता है कि युवाओं की ऊर्जा भारत में 12 दिशाओं में फैल रही है, जबकि है तो 10 ही दिशाएं। 2 दिशाएं और बन जाती हैं, क्योंकि नुकसान के लिए तो कई रास्ते बन जाते हैं। जब नुकसान होना होता है तो कई रास्ते बन जाते हैं। कहते हैं कि बहुत पीड़ा होती है कि आमदनी आने का घर में एक ही रास्ता है, जाने के अनेक हैं। उसी प्रकार से ऊर्जा 10 दिशा की जगह 12 दिशा में फैल रही है, क्योंकि दिशाओं की क्षमता नहीं है कि ऊर्जा को समेट सकें। क्योंकि युवा की ऊर्जा है, वो संगठित ऊर्जा है। अगर उसी ऊर्जा को एक दिशा में लगा दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि समाज कहाँ प्रगति कर पाएगा, कितना प्रगति करेगा, समाज का स्थान आज के बाद में कहाँ होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा एक ही दिशा में जा रही है। एक ही दिशा में जाने के बाद में विकास की धारा बहुत तेजी से चलेगी। इसलिए समर्पित करना का अर्थ ये नहीं होता है कि आप सब चीज़ छोड़ करके एक चीज़ के पीछे दौड़ लगा दें। समर्पण का अर्थ ये होता है आपकी ऊर्जा संग्रहित होकर, संगठित होकर एक दिशा में जाए। जब उस दिशा में जाएंगे तो उसमें आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप दशक नहीं, 2 दशक नहीं, 3 दशक नहीं, कई दशक जब तक आपका जीवन रहेगा उसके अंदर कार्य करते रहेंगे, चाहे उससे आपको फल मिले या ना मिले। जो आप कार्य कर गए वह उससे आगे कोई दूसरा कार्य करेगा तो आपकी संस्कृति को फायदा होगा। ये समर्पण का मतलब होता है। 8वां है अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, संघर्ष ही जीवन की नियति है। चाहे कोई जीव हो, जब संघर्ष खत्म हो जाता है तो यह मान लीजिए कि जीवन की प्रगति रुक जाती है। उस जीव का शुद्ध होना तय है, वह अब अपना देह त्यागेगा। संघर्ष ही जीवन की नीति है। आप जितने भी महान कथाकार, टिप्पणीकार, वैज्ञानिक, अन्य सफल व्यक्तियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन के अंतिम समय तक वे कोई ना कोई कार्य में लिप्त रहे और वो नया प्राप्त करने की सोचते रहे। आप किसी भी आयु में ये नहीं सोच सकते कि अब मैं बहुत जल्दी शरीर छोड़ने वाला हूँ। कभी ऐसा नहीं सोच सकते। क्या पता विधाता ने आपको किस समय क्या कार्य देने के लिए सोच रखा है। इसलिए संघर्ष करते। संघर्ष का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई चीज़ को तोड़ करके दोबारा बनाना नहीं है। किसी चीज़ को प्राप्ति का संघर्ष जो आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया, या किसी कोई दूसरे को प्राप्त करना चाहता है, कोई दूसरा व्यक्ति कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके प्राप्ति में संघर्ष की वो जल्दी प्राप्त कर सके, वह भी एक संघर्ष है। आपकी सोच आपकी शक्ति है। आप कैसा सोचते हैं? अगर आप सकारात्मक ही सोचते हैं, बहुत सुंदर बात है, वह आपकी शक्ति के रूप में कार्य करेगा। नकारात्मक सोच लेंगे तो वो आपको नीचे की तरफ लेकर के जाएगा। शाब्दिक अर्थ तो इतना ही है। इसका अगर दूसरे शब्दों में अर्थ देखा जाए तो सोच वही है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप महान हैं, आपके अंदर परमपिता परमेश्वर ब्रह्म का अंश है, तो आप तेजस्वी रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। आप ऐसा सोच लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो निश्चित रूप से ऐसा मान लेना चाहिए कि आगे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोच बदलना है। सोच है शक्ति है। शक्ति कहाँ से लेकर के आएंगे? विचारों से आएगी। ये 9 विवेकानंद जी के कहे हुए, स्वामी विवेकानंद जी ने ये 9 धाराएं कही हैं जो शब्दों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। कहने का अर्थ मेरा इतना ही है कि समय ऐसा था, उस समय भारतीय संस्कृति को कुचलने के का कार्य हो रहा था, प्लानिंग के साथ में कानून सम्मत हो रहा था। तो उस समय
ऐसे महापुरुष प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं। प्रकृति उनको जन्म देती है कि आप जाइए इस प्रकार कार्य कीजिए और इसको धारा को जो कि बदल रही है उसको मोड़ करके दोबारा से वैदिक धारा की तरफ लेकर के आइए। तो स्वामी विवेकानंद जी इसीलिए प्रकृति द्वारा पैदा किए गए और उन्होंने अपना कार्य 39 ईयर्स तक वो इस धरती पर रहे। उन्होंने अपना कार्य जितना उनको सौंपा गया था उतना पूरा किया। आज हम लोगों के हाथ में वो कार्य है कि इनिशिएशन उन्होंने कर दिया, एक्सपेंशन हम करें और हम इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने यहाँ बताया है ये चीज़ आप लोगों को शब्द से शब्द समझ में आई होगी। और अगर आपको ये उचित लगा है, अच्छा लगा है, तो इसे एक बार दो बार और पढ़िएगा, अपने हृदय में बिठाइए, अपने मित्रों से इसके ऊपर बात कीजिए, परिवार के लोगों के साथ इस पर बात कीजिए। जब भी हम ड्राइंग रूम के अंदर डिस्कशन करें तो अगर डिस्कशन कभी कभी ऐसे मुद्दों पर हो जाए, ऐसे शब्दों पर, ऐसे विषयों पर हो जाए जो हमारे पुरातन से जुड़ा हुआ है, पता नहीं कितने हजार साल पुराना हमारा पुरातन है, उससे जुड़ा हुआ है, तो उसमें अगर ड्राइंग रूम में रिश्तेदारों से बात करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, मित्रों से बात करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमने पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य कार्य किया था कि विधाता ने हमें इतनी महान संस्कृति के अंदर शरीर दे करके भेजा है। मैं इसी के साथ समापन करता हूं और वीडियो सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं।